Hello students, कैसे हैं आप सभी? Myself Gopal Soni and today we are going to start a new chapter which name is genetics. तो आज हम आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है जेनेटिक्स उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नेम है जेनेटिक्स और ये लेसन आपका 3rd है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसको वहां पर हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है जेनेटिक्स। काफी थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बाकी एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। पहले मैं सिंपल सी टर्म लिख रहा हूं, आप इसे सब जानते होंगे। बायोलॉजी, नाम सुना है बायोलॉजी। जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तब आपसे कोई सब्जेक्ट है वो आपको चूज करने को बोला जाएगा कि आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। तो साइंस के अंदर आप लेते हो तो साइंस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइंस बायो लो यानी बायोलॉजी लो या फिर साइंस मैथमेटिक्स लो। तो साइंस बायोलॉजी के अंदर बात करें कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है इसमें बायो और एक वर्ड है लॉग्स। ठीक है, इसमें दो वर्ड है, एक है बायो और एक है लॉग्स। बायो का मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और लॉग्स का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी। तो क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, यानी बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं तो बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जब भी स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या रीड कर रहे हैं, हम बायोलॉजी रीड कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे अब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, जैसे हम हो गए, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, भैंस, बकरी। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी अर्थ पर, अगर उन सब की स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, ये हो गई आपके ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की ब्रांच क्यों बोला, क्योंकि साइंस के अंदर बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं। जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री, आपने सुना होगा फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारी क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की स्टडी करेंगे, फिजिक्स के अंदर फिजिकल जो क्वांटिटी होगी उनकी स्टडी करेंगे, बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो ये क्या होगी, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसी तरह हम बात करें तो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। कैसी ब्रांच है देखिए एक मिनट। अब जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, ये देखिए। जिस प्रकार साइंस की ब्रांच है उसका नाम क्या है, बायोलॉजी। उसी तरह अब बायोलॉजी के अंदर भी अलग अलग टॉपिक आते हैं, तो अलग अलग टॉपिक, इस टॉपिक के हिसाब से हमने अलग अलग उसकी ब्रांचें बना रखी है। जैसे मान लीजिए आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब की अगर स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये भी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। अगर आपको प्लांट की स्टडी करनी है तो क्या बोलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। अगर आपको केवल प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, जैसे उसके अंदर लीफ हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, इन सब की अगर स्टडी करनी है तो क्या बोलेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर एक ब्रांच आती है जिसका नेम होता है जेनेटिक्स। क्या नेम है, जेनेटिक्स। तो ठीक है सर, जेनेटिक्स के अंदर बताइए आप किसकी स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, एक हम स्टडी करते हैं इसके अंदर हेरेडिटी की, और एक स्टडी हम करते हैं इसके अंदर वेरिएशन की। इन दोनों की स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या हो गई, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसकी ब्रांच होगी, बायोलॉजी की। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। अब बताइए सर, जेनेटिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया,
तो जेनेटिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है जेनेटिक्स, वो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नेम है बैटसन। इन्होंने दिया था जेनेटिक्स टर्म। ठीक है, कब दिया था ये अपने को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सन है, जो ईयर है वो कोई नहीं पूछता है आपसे। केवल इतना ध्यान रखना है कि किसने दिया था, साइंटिस्ट का नेम जरूर ध्यान रखना है। वैसे तो दिया तो 1905 के अंदर था, ठीक है 1905, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ध्यान में रखना नहीं है अपने को। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट का नेम क्या है, साइंटिस्ट का नेम है बैटसन। इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स टर्म दी थी। जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की। क्लियर। अब बताइए सर हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी मींस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हेरिडिटी मतलब जैसे मान लीजिए ठीक है, ये आप है, ये आपकी मदर है और ये आपके फादर है। ठीक है, ये आप है, ये आपके फादर है और ये आपकी मदर है। तो यहां पर देखिए, अब आपके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो आपके डैड से मिलते होंगे, यानी आपके पापा से, आपके फादर से मिलते होंगे, और कुछ कैरेक्टर आपके अंदर ऐसे होंगे जो आपकी मदर से मिलते होंगे। देखा होगा आपने, हम कहते हैं ना भाई तू अपने पापा की तरह लग रहा है, तू अपनी मम्मी की तरह लग रहा है, तेरे जो आंखें हैं वो तेरे पापा की जैसी है, तेरे बाल तेरे पापा के जैसे हैं, ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को। तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर है वो आपके अंदर आए हैं और इनके भी कुछ कैरेक्टर हैं वो आपके अंदर आए हैं। पहली बात ये होगी। लेकिन क्या ये एकदम कार्बन कॉपी है क्या अपने, क्या आप अपने फादर या मदर की कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का मतलब क्या हो गया, जैसे हम किसी पेज की फोटोकॉपी करा रहे हैं, तो फोटोकॉपी करा रहे हैं तो वहां पर जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, जैसा वहां पर कुछ बना हुआ है, वो सेम का सेम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी। तो क्या आप अपने फादर या मदर की फोटोकॉपी हो, फोटोकॉपी तो नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें अंदर क्या है, वेरिएशन है। आप थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन 100% सिमिलर है क्या, 100% हम सिमिलर नहीं है। क्लियर। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। तो अब देखिए हेरिडिटी हम किसको बोलेंगे, कि जो कैरेक्टर जिस प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर आए हैं, जो कैरेक्टर है जिस प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर आए हैं, कहां से, पेरेंट से। पेरेंट से आपके अंदर जो कैरेक्टर आए हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। और आप 100% अपने फादर और मदर के सिमिलर नहीं है, आपके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। समझ आ रहा है। जो कैरेक्टर आपके अंदर आए हैं अपने फादर से और अपनी मदर से, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, हेरिडिटी। और कुछ आपके अंदर डिफरेंस है आपके फादर से और आपकी मदर से, उस डिफरेंस को हमने क्या बोला है, वेरिएशन। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहिए कैसे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हेरिडिटी की, तो इट इज ए प्रोसेस इन विच, हेरिडिटी के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस इन विच transfer of characters, transfer of characters from parents to offspring। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मीन्स होता है चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज के अंदर ऑफस्प्रिंग। तो क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, पेरेंट्स से कैरेक्टर है वो अपने बच्चों के अंदर जाते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक। अब जो वेरिएशन है, वेरिएशन के अंदर सिंपल सी है, एक वर्ड लिख देता हूं, इसमें क्या होगा, डिफरेंस। यानी आपके और आपके फादर या मदर से आप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे थोड़ा। ठीक है, उस डिफरेंस होने को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन।
तो जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की। हेरिडिटी क्या होती है? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि जिसमें आपके फादर के और मदर के जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। 100% आप अपने फादर और मदर के सिमिलर नहीं है, कुछ ना कुछ आपके और फादर मदर के अंदर डिफरेंस है, उस डिफरेंस होने को हमने क्या बोला है? वेरिएशन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब एक यहाँ पर आपकी बुक के अंदर नोट किया हुआ है कि हेरिडिटी जो टर्म है वो किसने दी है? तो हेरिडिटी टर्म में एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नेम है स्पेंसर। क्या नाम है? स्पेंसर। उन्होंने ये हेरिडिटी टर्म दी है। जेनेटिक्स की टर्म किसने दी है? बैटसन ने। और हेरिडिटी की टर्म्स दी है स्पेंसर ने। क्लियर? तो ये हो गया हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेंडलिज्म। ठीक है, तो मेंडलिज्म के अंदर बात करेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बनाया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको हमने क्या बनाया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो जेनेटिक्स की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो किन्होंने की थी? मेंडल ने की थी। इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो किसको बनाया गया है? मेंडल को बनाया गया। ध्यान रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इनका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म के अंदर क्या करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या क्या लॉ दिए थे, उन सब की हमें अब क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मेंडल की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उसकी डेथ कब हुई थी, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वगैरह वगैरह। हम थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री को जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ी सी मेंडल की हिस्ट्री अब नोट करूंगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, आगे उन्होंने क्या किया, कौन से प्लांट पर काम किया, वगैरह वगैरह। तो हेड डाल लीजिए अब आप, मेंडलिज्म, हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल का जो जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था मेंडल, वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। मेंडल की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 6 जनवरी 1884 में। कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 के अंदर। जिस कंट्री के अंदर उनका जन्म हुआ था उस कंट्री का नाम था ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया नाम है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो जिस कंट्री के अंदर उनका जन्म हुआ था, जिन बोर्न हुआ थे, उनका नाम था ऑस्ट्रिया। स्टेट का नाम था हिंजेनड्राफ। क्या नाम है? हिंजेनड्राफ। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, हिंजेनड्राफ। विलेज का नाम था सिलिसियन। क्या नेम है? सिलिसियन। एक्सपेरिमेंट, वर्क क्या करते थे? तो मेंडल क्या थे? पहले उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी फिलोसॉफी के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, वो चर्च के अंदर प्रेस्ट बन गए। ठीक है, जो फादर होते हैं ना चर्च के अंदर, वो बन गए थे। कौन? मेंडल। और जब मेंडल प्रेस्ट बने, जब चर्च बने, पादरी बने मेंडल चर्च के अंदर, तो वहां पर चर्च के चारों तरफ क्या था? गार्डन था। तो गार्डन के अंदर मेंडल ने क्या लगा रखे थे? पी के प्लांट लगा रखे थे, मटर के प्लांट लगा रखे थे। ठीक है, अब पी प्लांट के पास हमारे पास दो तरह की वैरायटी आती है, एक आती है गार्डन पी और एक आता है वाइल्ड पी। तो मेंडल ने कौन से लगा रखे थे? तो बोलेंगे गार्डन पी प्लांट के पी प्लांट लगा रखे थे। कौन सा ध्यान रखना है? गार्डन पी प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने बोलेंगे एक्सपेरिमेंट क्या किया था, किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? तो गार्डन पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था? गार्डन पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक जो नेम होता है, वो होता है पाइसम सेटाइवम। जैसे ह्यूमंस का क्या होता है? होमो सैपियंस। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो ह्यूमंस का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसको बोलते हैं होमो सैपियंस। इसी तरह हर एक स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम रखा गया है। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम पी प्लांट पर उन्होंने अपना क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। कब किए थे? टाइम पीरियड बताइए। तो 7 इयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। कहां से लेकर कहां तक? 1856 ईयर से लेकर 1863 ईयर तक। ठीक है, 7 इयर्स तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। फिर जब रिजल्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और उन्होंने देख लिया सारा कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किए, उन सबको एक रिजल्ट पब्लिश किया था। और रिजल्ट पब्लिश हुआ था 1866 के अंदर। 1863 तक तो क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए।
उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया एक न्यूज़पेपर के अंदर 1866 के अंदर, और इसकी जो हेडिंग थी वो हेडिंग थी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या हेडिंग थी उसकी? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या कराना? क्रॉस कराना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना, रिजल्ट पब्लिश कब हुआ था? 1866 में। हेडिंग क्या थी? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है मेंडल की हिस्ट्री। अब मेंडल की बात आती है तो यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी कि मेंडल ने ये पी प्लांट को ही क्यों चुना, इसको ही क्यों चूज किया। वो एक नीम का प्लांट ले सकता था, नीम का प्लांट, या पीपल का ले सकता था, या बरगद का ले सकता था, या बहुत सारे ऐसी स्पीशीज हैं जिनका वो प्लांट ले सकता था, लेकिन उसने पी प्लांट को ही क्यों लिया। ठीक है, तो इसके क्या क्या रीजन है पी प्लांट को लेने के, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। तो सबसे पहला रीजन देखिए, जो पी प्लांट होता है वो कैसा प्लांट होता है? एनुअल प्लांट होता है, यानी उसकी जो लाइफ साइकिल है पी प्लांट का वो कितना होता है? 1 ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर वो पूरा ग्रो करेगा, फ्लावर निकलेंगे, फ्लावर निकल के पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होकर के सीड बनाएगा, और सीड बनाए के वो प्लांट डेड हो जाएगा। तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा कितना होता है? 1 ईयर का होता है। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है उसका? शॉर्ट है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड है तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमें स्टडी करनी है, यानी जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट ग्रो किया, ग्रो करके उसने फ्लावर बनाए, फ्लावर बना के उसने सीड बनाए, सीड बना के वो डेड हो गया। अब उन सीड को वापस से हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, सोइल में डालेंगे, वापस से वो ग्रो करेंगे, फिर वो प्लांट बनाएंगे, फिर वो फ्लावर निकालेंगे, फ्लावर निकाल के फिर वो बीज बनाएंगे, और फिर वापस से वो डेड हो जाएंगे। तो इसमें टाइम कितना लगा? 2 इयर्स का। ठीक है, तो 2 इयर्स में हमने कितनी बार स्टडी कर ली उसकी? 2 बार, है ना। 2 इयर्स में कितनी बार स्टडी कर ली? 2 बार स्टडी कर ली उसकी। तो अगर मान लीजिए वो कोई ऐसा प्लांट लेता, जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में आता है कि उसने मान लीजिए वो नीम का प्लांट लेता, तो नीम के प्लांट को ग्रो होने में कितने ईयर्स लगते हैं? कम से कम 4 या 5 ईयर्स तो वो ग्रो होने में लगाएगा। उसके बाद उस पर फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि फ्लावर्स के बिना वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट के अंदर, वो रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? फ्लावर ही तो करते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो कौन होता है? फ्लावर्स होते हैं उनके। ठीक है, तो फ्लावर्स के बिना मेंडल के एक्सपेरिमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो नीम के प्लांट 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर वो बड़ा होगा, बड़ा होगी, उसके बाद उस पर फ्लावर आएंगे, फ्लावर आने के बाद वो आपस में क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे, उसके बाद वो सीड बनाएंगे, फिर उन सीड को डालेंगे, फिर वो प्लांट ग्रो होगा। तो कितने साल लग गए? 10 साल। ठीक है, तो 10 साल के अंदर हमने अगर नीम का प्लांट लेते हैं तो 10 साल में हमने 2 बार स्टडी की, जबकि पी प्लांट के अंदर हमने 2 साल में कितनी बार स्टडी कर ली? 2 बार स्टडी कर ली। तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके, इसलिए मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट। सबसे फर्स्ट रीजन ये इसका पी प्लांट का। सेकंड, इट हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उसके अंदर कौन से फ्लावर प्रेजेंट होते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि जिसमें मेल पार्ट भी है और उसका फीमेल पार्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो उसके अंदर मेल वाला पार्ट होगा या केवल फीमेल वाला पार्ट होगा, लेकिन बाइसेक्सुअल मींस उसके अंदर दोनों पार्ट हैं, यानी उसके अंदर इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। ये फ्लावर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर है, और फ्लावर के स्ट्रक्चर में बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। और साइड के अंदर जो ये निकले हुए दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं? मेल पार्ट। तो जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट पर जो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए उसके अंदर क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या होता है कि ये फ्लावर है, इसी फ्लावर के जो ये मेल पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन और इसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मींस समझिए, पॉलिनेशन मींस क्या होता है कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन है इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का यहाँ से निकलकर जब यहाँ पर आएंगे, यानी मेल पार्ट से वो किधर जाएंगे? फीमेल पार्ट की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो 2 तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं हमारे पास। एक हो सकता है
सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सिंपल सी भाषा में हम क्या बोलेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या होता है कि फ्लावर, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के मेल पार्ट का उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर पहुंचना, ये क्या बोलेगा सेल्फ पॉलिनेशन। और मान लीजिए ये फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, उसके पास में एक फ्लावर और लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसके जो स्टेमन है वो इस पर ना जाकर कहां चले जाएं, यहां पर आ जाएं, ठीक है, इस वाले फ्लावर्स के जो फीमेल वाला पार्ट है वहां पर आ जाएं, तो वहां पर आएंगे तो इस वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर सेम फ्लावर पर आ रहा है तो क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर्स पर जा रहे हैं, अलग अलग दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसके अंदर जनरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कैसे कराएंगे, तो यहाँ के जो स्टेमन है, जो मेल वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, स्नीजर से काट कर हटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है तो इसके मेल पार्ट को हम हटा देंगे, यहाँ से हम इसको स्नीजर की सहायता से काट देंगे, तो काट कर इनको हटा देंगे, तो यहाँ पर केवल कौन सा वाला पार्ट बचा है, फीमेल वाला पार्ट बचा है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि सेल्फ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हट गया, यहाँ से कोई आएगा नहीं, तो केवल बाहर से आ सकता है, तो बाहर से आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो हमने इनको हटाने की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमने इसको हटाया है, किसको, स्टेमन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं, इमेस्क्यूलेशन। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, इमेस्क्यूलेशन, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम इनको जो मेल पार्ट है इनको कैंची की सहायता से हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे इमेस्क्यूलेशन, ठीक है। या तो देखो नेचुरली तो वो कैसा हो रहा है, नेचर ने तो इनको क्या बनाया, बाइसेक्सुअल बनाया, ताकि ये क्या कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। लेकिन हम जबरदस्ती इसके साथ क्या कर रहे हैं, इनको हटा करके इसके अंदर क्या कराना चाह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो हम करा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन। तो पी प्लांट के अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लगातार अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो इसकी जो प्लांट की जो आगे जनरेशन आएगी वो कैसी आ जाएगी, प्योर जनरेशन आएगी। उसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे प्योर जनरेशन होंगे। लेकिन इसके अंदर हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या आएगा, कुछ वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कैसे आएगा, कुछ कैरेक्टर है वो इस प्लांट के आएंगे और कुछ कैरेक्टर है वो इस प्लांट के भी आएंगे। जैसे आपके अंदर होता है, कुछ कैरेक्टर आपके फादर के हैं और कुछ कैरेक्टर आपके मदर के भी हैं। तो उसी तरह कुछ कैरेक्टर इस प्लांट का जो फ्लावर है उसके आएंगे और कुछ कैरेक्टर है वो इस प्लांट के फ्लावर के भी आएंगे। तो दोनों के अंदर आएंगे तो वेरिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी, जो नई आपके बीज बनेंगे, सीड बनेंगे, उसके अंदर क्या होगा, दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब पी प्लांट के अंदर कुछ वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। लेकिन मेंडल ने कितने कैरेक्टर को लिया था, तो बोलेंगे मेंडल ने केवल 7 कैरेक्टर को लिया था। कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर को लिया था, ठीक है। अब वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो वहां पर मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा अभी, उसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा। तो बात करें वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मींस क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मींस होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसमें आप आसानी से डिफरेंट कर सकते हैं, आसानी से आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये ब्लैक बॉल है और एक ये व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं भाई ब्लैक बॉल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि सर ये ब्लैक बॉल है। अगर मैं पूछूं व्हाइट बॉल कौन सी है, तो आप आसानी से बताओगे सर ये व्हाइट बॉल है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए एक ब्लैक पर्सन है जिसकी स्किन का कलर कैसा है, ब्लैक है, और एक पर्सन है जिसकी स्किन का कलर कैसा है, व्हाइट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भाई ब्लैक वाला पर्सन कौन सा है, तो आप किसकी तरफ इशारा करोगे, ब्लैक की तरफ कि व्हाइट की तरफ, ब्लैक की तरफ। अगर मैं पूछूं व्हाइट वाला पर्सन कौन सा है, तो आप इस तरफ इशारा करोगे, है ना। तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसे आप आसानी से पहचान सकें। कॉन्ट्रास्टिंग, अब इसमें कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है इसमें स्किन का कलर,
कैरेक्टर का नेम क्या है, स्किन कलर। अब स्किन कलर अलग अलग है, एक की स्किन का जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, और एक की स्किन का कलर कैसा है, व्हाइट है। तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसको आप आसानी से डिफरेंस कर सकें, आराम से आप बता सकें कि सर ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टर थे जो मेंडल ने लिए थे, तो बोलेंगे 7 कैरेक्टर थे। कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको टेबल बनाऊंगा, टेबल के थ्रू समझाऊंगा कि कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे। अब देखिए टेबल देखिए, यहाँ पर लिख रखा है सीरियल नंबर, ये 7 कैरेक्टर है। ठीक है, प्लांट कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर हैं पी प्लांट के अंदर, कितने हैं, तो बोलेंगे 7 कैरेक्टर हैं। इसके अंदर डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है, इनको मैं थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करूंगा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। सबसे पहले देखिए प्लांट कैरेक्टर। प्लांट कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ प्लांट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है हाइट। जैसे हमारी भी कैरेक्टर क्या है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो प्लांट का कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट के अंदर डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन है, टॉल। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी। ठीक है, कि उस पर ज्यादा प्रभाव डालने वाला कौन है, तो बोलेंगे कौन है, टॉल, यानी कि उसका लंबापन, वो उसका क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। और उसका रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ, यानी कि बोना। जैसे मान लीजिए कि एक पहलवान है और उसके सामने कौन खड़ा है, एक दुर्बल सा व्यक्ति खड़ा है, एक दुर्बल सा दुबला पतला पर्सन खड़ा है। तो क्या होगा, इन दोनों में डोमिनेट आपसे पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन अपना प्रभाव दिखाएगा, तो क्या होंगे, बोलेंगे आप जो पहलवान है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। वो क्या होगा उसका, उन दोनों के अंदर डोमिनेंट कौन होगा, वो पहलवान होगा। और जो दुबला पतला है, जो पर्सन व्यक्ति है वो खड़ा है, वो क्या होगा, रेसेसिव। ठीक है, तो इसी तरह बात करें कि हाइट ऑफ प्लांट के अंदर हमारे पास 2 तरह के प्लांट हो सकते हैं। एक तो वो प्लांट जो लंबा है, टॉल है, और एक वो प्लांट जो ड्वार्फ है। तो बोलेंगे आपसे दोनों में डोमिनेंट कौन है, किसको आप बढ़िया बोलोगे, ड्वार्फ वाले को कि टॉल वाले को, तो आप क्या बोलोगे, टॉल है वो बढ़िया है। तो टॉल कैरेक्टर कैसा हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और जो ड्वार्फ है वो कैसा हो गया, रेसेसिव। ठीक है, इसी तरह बात करें सीड शेप। सीड की जो शेप होती है, जो मटर का दाना होता है ना, आपने देखा होगा मटर का दाना, पी का दाना, उसकी जो शेप होती है वो 2 तरह से हो सकती है। एक हो सकती है राउंड और एक हो सकती है रिंकल। रिंकल मतलब झुर्रीदार, ठीक है, और राउंड मतलब एकदम गोल गोल। तो अगर राउंड और रिंकल, आपके पास 2 सीड है, एक एकदम राउंड है और एक रिंकल्ड है। ठीक है, मुरझाया हुआ सा, एकदम पिचका हुआ सा है, रिंकल सीड है। तो क्या बोलोगे, दोनों में से बढ़िया कौन है भाई, तो आप क्या बोलोगे, भाई राउंड वाला बढ़िया है, यानी डोमिनेंट कौन हो गया, राउंड, और रेसेसिव कौन हो गया, रिंकल्ड। ठीक है, तीसरा कलर ऑफ सीड। अब सीड का कलर है, एक है येलो और एक है ग्रीन। तो डोमिनेंट किसको कहा गया है, येलो को, और रेसेसिव कहा गया है ग्रीन को। फिर 4th नंबर पर आता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की पोजीशन कैसी कैसी होती है प्लांट के अंदर। अगर उसके अंदर एक्सियल और टर्मिनल 2 तरह की पोजीशन मिल सकती है, या तो वो हो एक्सियल और या वो हो टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसका स्टेम है, स्टेम इसका ग्रो कर रहा है, और जो फ्लावर लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं, इस तरह से, यूं ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, यहां पर फ्लावर लग रहे हैं, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, एक्सियल पोजीशन। और मान लीजिए एक प्लांट, सेकंड प्लांट है जिसमें फ्लावर, प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है और उसके टॉप पर ही क्या लग गया, फ्लावर लग गया। उसके टॉप वाले पार्ट पर जहां से वो ग्रो कर रहा था वहीं पर क्या लग गया, फ्लावर लग गया। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल कंडीशन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर के अंदर 2 तरह की, एक्सियल एंड टर्मिनल। डोमिनेंट कौन होगा, एक्सियल, और रेसेसिव कौन होगा, टर्मिनल। नेक्स्ट देखिए कलर ऑफ फ्लावर। अब इस जो पी प्लांट होता है उसके अंदर 2 तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा जिसका कलर कैसा होगा, वायलेट, और एक होगा व्हाइट। तो डोमिनेंट किसको बोला गया है, वायलेट को, और रेसेसिव किसको बोला गया है, व्हाइट को। ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं, उस हिसाब से उनको डोमिनेंट और रेसेसिव बोला गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, इनका एग्जांपल लेंगे कि कैसे टॉल है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ है वो रेसेसिव है। 6 नंबर आता है शेप ऑफ मैच्योर पोड। जो पोड होती है, जो फली होती है ना मटर की, उसको बोलते हैं पोड। ठीक है, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ। ठीक है, 1-2 फली आपके पास, एक है फुली हुई है और एक एकदम पिचकी हुई है। तो कैसे बोलोगे आप, किसको डोमिनेट बोलोगे, फुली हुई को या पिचकी हुई को, तो बोलेंगे फुली हुई है वो कैसी है, डोमिनेट है, यानी इन्फ्लेटेड पोड है वो कैसी है, डोमिनेट कैरेक्टर है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट कलर ऑफ इमेच्योर पोड। जब पोड कैसी हो, इमेच्योर हो, तो उस टाइम कलर उसका देखिए
या तो हो सकता है ग्रीन या हो सकता है उसका येलो। अगर ग्रीन कलर है तो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो कलर है तो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर? तो ये आपको पूरी टेबल है वो याद होनी चाहिए, पूरी टेबल आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। कैसे लर्न करोगे? हाइट ऑफ प्लांट। अब देखिए हाइट ऑफ प्लांट क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब हाइट कितनी भी हो, लेकिन है तो क्या, हाइट तो है ना, तो हाइट ऑफ प्लांट क्या हो गया, उसका कैरेक्टर। अब वो हो सकता है टॉल हो, वो हो सकता है ड्वार्फ हो। अब आपको देखना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है, तो इन दोनों में डोमिनेंट किसको बोलोगे, कौन ज्यादा बढ़िया है, टॉल वाला कि ड्वार्फ वाला? टॉल वाला ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि टॉल कैसे हो गए, टॉल पर हो गए तो टॉल पर ज्यादा क्या आएंगे, पोड आएंगी, यानी कि फलियां लगेगी। ठीक है, ज्यादा फलियां लगेगी, ज्यादा मटर के दाने अपने को मिलेंगे। तो इन दोनों डोमिनेंट कौन हो गया, टॉल, और रिसेसिव कौन हो गया, ड्वार्फ। ठीक है, इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। सीड शेप आपके पास दो तरह के सीड है, एक है राउंड सीड और एक है रिंकल सीड। तो किसको बोलोगे, कौन सा बढ़िया है, डोमिनेंट किसको बोलोगे, राउंड वाले को। तो राउंड सीड कैसा हो गया, डोमिनेंट, और रिंकल सीड कैसा हो गया, रिसेसिव। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट होती है टेबल, आपसे पूछा जाएगा, 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के बोर्ड के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। ठीक है, मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या था, तो हेडिंग डाल लीजिए रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। अब देखिए बात करते हैं कि मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या थे। सबसे पहला देखिए, मेंडल स्टडीड द हेरिडिटी ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल क्या करता था, एक समय में एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करता था। जैसे मान लीजिए उसने अगर एक पहला क्या लिया, हाइट ऑफ प्लांट लिया, उसकी पूरी स्टडी की, कैसे हाइट ऑफ प्लांट है, कैसे जो हमें टॉल मिल रहे हैं, कैसे हमें ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, किस रेशियो के अंदर मिल रहे हैं, इन सब की स्टडी करना स्टार्ट किया। तो पहले एक कैरेक्टर की स्टडी एक टाइम में करता था, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की स्टडी करता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की स्टडी करता था। तो एक कैरेक्टर की स्टडी है वो एक टाइम के अंदर एक ही कैरेक्टर की स्टडी करता था। तो ये इसका मेन सक्सेस का जो रीजन है मेंडल की, वो ये था कि वो एक कैरेक्टर एक टाइम के अंदर एक ही कैरेक्टर की स्टडी करता था। सेकंड आता है स्टैटिस्टिकली एनालिसिस ऑफ ऑल द डाटा। मेंडल क्या करता था, जितने भी डाटा उसको मिल रहे हैं, जितने भी प्लांट उसको मिले हैं, जितने भी उसने सीड लगाए, जितने प्लांट उसको मिले, कुछ प्लांट उसको टॉल मिले, कुछ प्लांट उसको ड्वार्फ मिले, तो उन सब डाटा का उसने क्या किया, मैथमेटिकली एनालिसिस करना स्टार्ट किया। और बाद में उनको जब उनके बेसिस पर ही उन्होंने क्या बनाए, आगे अपने लॉ बनाए। तो स्टैटिकली एनालिसिस है वो उसकी मेंडल की सक्सेस होने का बहुत बड़ा रीजन है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। मेंडल का एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेंडल ने क्या चूज किया था, गार्डन पी प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो हमें पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, वो एनुअल प्लांट होता है, उसके अंदर आर्टिफिशियली हम इमेस्कुलेशन करा के क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे उसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट थे गार्डन पी प्लांट के अंदर, और मेंडल ने इसी प्लांट को चूज किया, तो ये भी उसके सफलता का काफी बड़ा कारण माना जाता है। तो ये हो गए मेंडल की सक्सेस के रीजन, कि मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या क्या हैं। जब मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम, जब अपने टाइम सारे एक्सपेरिमेंट उसने कर लिए, सारे लॉ बना लिए और लॉ को पब्लिश भी कर दिया था 1866 में। लेकिन लोगों ने इस पर मेंडल पर कोई ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसके लॉ को ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, साइंटिस्ट ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये जो कर रहा है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल तो था नहीं। ठीक है, वो क्या था, चर्च के अंदर क्या था, प्रीस्ट था, तो उसके लॉ पर किसी ने भी ज्यादा कुछ गौर नहीं किया कि भाई ये तो एकदम बकवास कर रहा है, ये फालतू चीज बता रहा है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बाद में मेंडल की डेथ भी हो गई, तब तक भी उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई मेंडल को उसके वर्क के लिए। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट आए, कितने, 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के जो वर्क किया था उसको वापस से रीडिस्कवरी किया और बताया कि जो मेंडल ने कहा था, जो मेंडल ने प्रूफ किया था, वो वाकई में सही है और एप्लीकेबल भी होता है। तो 3 साइंटिस्ट कौन से थे, उनके नाम काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखिए वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे। तो ये देखिए, अब 3 साइंटिस्ट है, इनके आपके नाम है, आपको लर्न करके रखने हैं। ठीक है, 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने रीडिस्कवरी किया था मेंडलिज्म को। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? सबसे पहला आ रहा है हॉलैंड। हॉलैंड के थे ह्यूगो द व्रिज, ये साइंटिस्ट का नेम है और ये उनकी कंट्री के नेम है कि कौन सी कंट्री से कौन सा साइंटिस्ट था। ठीक है, तो हॉलैंड के थे ह्यूगो द व्रिज।
कौन थे? ह्यूगो दी व्रीज। जर्मनी के थे पॉल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमार्क। यहाँ पर टी साइलेंट है, ध्यान रखना, वॉन शेरमार्क, ठीक है। हॉलैंड के ह्यूगो दी व्रीज, जर्मनी के पॉल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो वर्क किया था, मेंडल ने वापस से उसको क्रिएट किया, वापस से जो मेंडल ने जो लॉ बनाए थे उनको एनालिसिस किया और देखा कि भाई जो मेंडल ने कहा था, जो मेंडल ने प्रूफ किया था, वाकई में सही था और आज की डेट के अंदर एप्लीकेबल भी होता है। तो ये सारे उसके प्रूफमेंट थे, रीडिस्कवरी किया था मेंडलिज्म को 3 साइंटिस्ट ने मिल करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि जीन क्या होता है, एलील्स क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास में वो सारी स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।